नमस्कार एवरीवन। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। और आज ये एक्ट हम लोग ख़त्म करेंगे। हमारा एग्ज़ाम बहुत ही पास है। तो आइए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो हमने सेक्शन 1 सेक्शन 2 पढ़ा। सेक्शन 3 हमारे सिलेबस में नहीं है। और सेक्शन 4 से सेक्शन 26 तक हमारे सिलेबस में है। तो पहले हम देखिए, ये जो हमारा पूरा वो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का है, इसकी स्कीम ऐसी है कि पहले हम सेक्शन 4 और सेक्शन 8 पढ़ेंगे। सेक्शन 4 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, ठीक है। और सेक्शन 8 में, जो कि हम के बाद पढ़ेंगे, सेक्शन 8 में इसके फंक्शंस फंक्शंस एंड पावर है, ठीक है, पावर है। तो पहले हम इस्टेब्लिशमेंट पढ़ेंगे और फिर हम फंक्शंस एंड पावर पढ़ेंगे। और उसके बाद हम 5 और 6 पढ़ेंगे, ठीक है। और जहाँ पे कहाँ पे हम रखते हैं, जब हमारे पास कोई सीसीएल आता है, उसकी बात की गई है। दोनों सेक्शंस में अलग अलग तरह के सीसीएल की बात की गई है। उसके बाद हम 7 और 9 पढ़ेंगे, जिसमें प्रोसीजर दिया है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे हम कि ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो किससे डील करता है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सीसीएल से डील करता है, ठीक है। सीसीएल यानी कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। ऐसा 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति जो कि लॉ से कॉन्फ्लिक्ट में है, यानी कि उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है, कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो लॉ की दृष्टि में गलत है। ऑफेंस ऑलवेज गलत है लॉ की दृष्टि में, या वो इस चीज़ का एक्यूज है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्या कहता है ये? सेक्शन 4 इज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक है। क्या कह रहा है ये? कि जो भी इस कोड में दिया है, उस मतलब जो भी इस कोड में दिया है, या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में दिया है, उनको नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन देम, मतलब कि उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, एक या एक से ज़्यादा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाएगी, ठीक है। किस लिए बनाएगी? फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर एंड डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन रिलेटिंग टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। जैसा कि मैंने बोला कि ये सीसीएल से डील करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया? यहाँ पे बताया है कि इस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा। इसमें बताया है कि कैसे उसको बनाया जाएगा, कौन उसको बनाएगा और किस लिए बनाएगा। यहाँ पे उसको बताया गया है कि उसके मेंबर्स कौन कौन से होंगे। तो देखिए, A board shall consist of a metropolitan magistrate और a judicial magistrate of first class, ठीक है। एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा और एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा, जैसा भी केस हो, यानी कि इन दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन में होता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अपने और जगहों पे होता है, ठीक है। तो इन दोनों में से एक होगा, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए? वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों को, यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को इस एक्ट में पीएम कहा जाएगा। पीएम यानी कि प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, ठीक है। जिसके पास ऐसे ऐसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसको हम इस बोर्ड का मेंबर बनाएंगे, ऐसा मजिस्ट्रेट के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या हो गया? या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो। और उसके बाद 2 सोशल वर्कर्स। तो इनको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा? ऐसे सेलेक्ट किया जाएगा जिसके क्राइटेरियाज आगे हमें दिए हुए हैं, ठीक है। क्राइटेरिया थर्ड में दिए हुए हैं हमको, ठीक है। सोशल वर्कर्स को हम जो सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इन 2 सोशल वर्कर्स में से एक वुमेन होना चाहिए। यानी कि हमारे टोटल मेंबर्स कितने हो गए इस बोर्ड के? 3 हो गए। कहाँ लिखा जाए? यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 3 मेंबर्स हो गए टोटल, जिसमें से एक आपका होगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। जैसा भी केस है, जैसी भी जगह है, जहाँ पे भी जो अवेलेबल है। और उसके बाद क्या होगा? दूसरा दूसरा एक सोशल वर्कर होगा जो कि वुमेन होगी, ठीक है। ये पक्की बात है, एक ये होगा।
ठीक है। एक एक आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, दूसरा आपकी सोशल वर्कर जो कि एक वुमेन होनी चाहिए, और तीसरा कोई और भी सोशल वर्कर हो सकता है जो कि वुमेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यानी कि मेल और वुमेन एनी। ठीक है। अब क्या क्राइटेरियाज हैं हमारे पास जिनको हम आ, बना नहीं सकते हैं सोशल वर्कर, ऐसे सोशल वर्कर्स जिनको हम बना नहीं सकते हैं इसका मेंबर, या जिनको हम बनाएंगे इस बोर्ड का मेंबर। ठीक है। नो सोशल वर्कर शैल बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड, ऐसा कोई भी सोशल वर्कर मेंबर ऑफ द बोर्ड नहीं बनाया जाएगा जो कि हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रन से जुड़ा हुआ ना हो। कितने साल से? 7 साल से। यानी कि ऐसा कोई भी सोशल वर्कर जिसके पास जो कि 7 साल से बच्चों के साथ काम कर रहा हो, उनके या तो बच्चों की हेल्थ के बारे में, या तो बच्चों के एजुकेशन के बारे में, या तो फिर बच्चों के वेलफेयर की अलग अलग अन्य एक्टिविटीज़ के साथ जो कि जुड़ा हो, या तो फिर वो एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल होना चाहिए। किसका? चाइल्ड साइकोलॉजी का, साइकाइट्री का, सोशोलॉजी का या लॉ का। ठीक है। उसके पास एक डिग्री होनी चाहिए और वो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल होना चाहिए। यानी कि सोशल वर्कर हमारे पास दो होने चाहिए, जो कि दोनों के क्राइटेरिया क्या हैं? 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ के, एजुकेशन और वेलफेयर एक्टिविटीज़ के, किसके साथ? बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों की ही बात है। ये पूरा का पूरा एक्ट हमारा 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों के पास है, के बारे में है। ठीक है। और या तो वो एक प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल होना चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी का, साइकाइट्री का, सोशियोलॉजी का या लॉ का। ऑलराइट। उसके बाद फोर्थ में क्या कहता है? ऐसा कोई भी मेंबर एलिजिबल नहीं होगा। कौन कौन एलिजिबल नहीं हो सकता? यहाँ पे तो हमें बता दिया कि कैसा कौन कौन होगा, बट कौन एलिजिबल नहीं होगा? ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका कोई पास्ट रिकॉर्ड है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या चाइल्ड राइट्स का। ठीक है। या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि मोरल टर्पिट्यूड के लिए कन्विक्ट हुआ है और उसका जो कन्विक्शन है वो अभी मतलब कि उसको वो अभी या तो उसके सज़ा मुक्त नहीं हुआ है, या उसको माफ़ी नहीं मिली है, फुल पार्डन नहीं मिला है ऐसे किसी मोरल टर्पिट्यूड के मामले में। ठीक है। अगर उसे फुल पार्डन मिल गया तो वो मतलब कि उसे माफ़ी मिल गई है, या वो बरी कर दिया गया है। मान लीजिए कि उसको मोरल टर्पिट्यूड के मामले में उसको सज़ा दी गई और उसके बाद ये हुआ कि उसने अपील की, या आगे चल के पता चला कि उसने ये गुनाह नहीं किया था और उसे माफ़ी मिल गई। ठीक है। अगला क्या है? हैज़ बीन रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एन अंडरटेकिंग और कॉर्पोरेशन ओन्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। या तो उसको निकाल दिया गया है, रिमूव्ड और डिसमिस्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या उनके किसी भी ऐसे संस्था से जो कि उनसे ओन्ड है या कि उनके कंट्रोल में है। ठीक है। अगला क्या है? जो कि चाइल्ड अब्यूज में इंडल्ज हुआ हो, या चाइल्ड लेबर में इंडल्ज हुआ हो, या कोई और वायलेशन किया हो ह्यूमन राइट्स का या इमोरल एक्ट। ऑब्वियसली बच्चों के लिए आप बोर्ड बना रहे हैं जिसमें बच्चों के लिए बच्चों को न्याय दिया जाए, बच्चों के वेलबींग का ध्यान रखा जाए, और आप किसी ऐसे व्यक्ति को उसका मेंबर बना लेते हैं जिसने चाइल्ड अब्यूज़ किया है या चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व रहा है, या कोई और उसने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया या इमोरल एक्ट, तो फिर वो कायदे से काम नहीं करेगा, वो अपनी पावर का मिसयूज़ करेगा, तो ऐसा व्यक्ति भी नहीं रहेगा। ठीक है। अब जो ये हमारा बोर्ड बन गया, 3 मेंबर हो गए, एक तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गया, 2 सोशल वर्कर हो गए जिसमें से एक वुमेन हो गई। तो अब इन लोगों को क्या करेंगे? इन लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे। ठीक है। 60 डेज, 60 डेज की इसमें इनको ट्रेनिंग देंगे। ये हमारा 5 में लिखा है, 4 का सबसेक्शन 5। ऑलराइट। कितने दिन की ट्रेनिंग देंगे ये याद रखिएगा, ये पूछ लेता है कि कितने दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो 60 डेज की ट्रेनिंग देंगे हम। ठीक है। पीरियड ऑफ 60 दिन की उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। अब टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड द मैनर इन विच मेंबर में रिजाइन, वो जैसा भी प्रिस्क्राइब्ड किया जाएगा। जब आगे के सेक्शंस में पढ़ना है, जो कि हमारे सेक्शन 26 तक में नहीं आता है, उसके आगे है, बट इस एक्ट में जो प्रिस्क्राइब्ड है या अदर किसी नोटिफिकेशन के द्वारा अगर कुछ नया प्रिस्क्राइब होता है तो उस हिसाब से वो उसका टर्म होगा। मान लीजिए कि कह देता है कि जब तक 62 साल का ना हो जाए या 5 साल ना कंप्लीट कर ले, समथिंग लाइक दैट, या वो किस किस तरह से रिजाइन कर सकता है, वो जैसा भी प्रिस्क्राइब्ड होगा उसके हिसाब
हिसाब से होगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड एक्सेप्ट प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, क्योंकि वो तो या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा या तो कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा, जो कि जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। उसके सिवा कोई भी अदर मेंबर जो कि ऑफिस होल्ड कर रहा है, ठीक है, मे बी टर्मिनेटेड आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी, उसको टर्मिनेट किया जा सकता है अगर कोई उसने वैसे मोरल टर्पिट्यूड का काम किया हो या कोई भी वैसा काम किया हो जैसा हमने ऊपर देखा। अगर वो क्या होता है, इफ़ ही हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मिसयूज ऑफ पावर वेस्टेड अंडर दिस एक्ट, अगर उसने पावर का मिसयूज किया है तो, या फिर उसने 3 महीने तक लगातार 3 महीने तक वो जो प्रोसीडिंग्स हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की उस पे वो नहीं रहा, वो एब्सेंट रहा, फेल्स टू अटेंड, वो अटेंड नहीं कर रहा है लगातार 3 महीने तक, और कोई वैलिड रीजन भी नहीं दे रहा। अगर उसने कोई वैलिड रीजन दे दिया तो हम उसे नहीं निकालेंगे, ठीक है। या उसने कम से कम 3/4, मान लीजिए 1 साल में जितने भी डेज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बैठा उसका अगर उसने 3/4 अटेंड नहीं किया है तो भी उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बिकम्स इन एलिजिबल अंडर सेक्शन 4, सब सेक्शन 4, ठीक है। सब सेक्शन 4 में जो ऊपर हमने देखा उसने अगर कुछ ऐसे काम कर दिए हैं जिसकी वजह से जो उसकी एलिजिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाए, जो एलिजिबिलिटी हमने देखी या जो हमने देखा कि कैसे लोगों को नहीं बनाया जा सकता, ये जो हमारा ये सारे पॉइंट हैं, ऑलराइट, 1 2 3 4, ये सारे जो पॉइंट है अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो वो एलिजिबल है, ठीक है। अब 8 पढ़ लेते हैं फिर यहाँ आते हैं हम लोग। ये हमारा फॉर्मेशन हो गया, एस्टैब्लिशमेंट हो गया जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का। 8 ये रहा, पावर एंड फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोर्ड, ठीक है। पावर फंक्शन बोर्ड, notwithstanding anything contained in any other law for the time being enforced, but save as otherwise expressly provided in this act, the board constitute for any district shall have the power to deal exclusively with all the proceedings under this act relating to children in conflict with law in the area of jurisdiction of such board। यानी कि अगर किसी और एक्ट में कुछ दिया है उससे मतलब नहीं, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बोला था, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, किसी कोई भी जुवेनाइल का कोई भी चाइल्ड का मामला आता है तो किसी और एक्ट में क्या दिया है उसको ये सुपरसीड करेगा, ठीक है। तो अगर कहीं किसी और एक्ट में कुछ दिया है तो उससे कोई मतलब नहीं, अगर जुवेनाइल का कोई मामला है तो वो एक्सक्लूसिवली, ठीक है, एक्सक्लूसिवली डील किया जाएगा इस एक्ट के द्वारा, ठीक है, या इस बोर्ड के द्वारा। जहां भी मान लीजिए हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि उन्होंने बोला कि हर डिस्ट्रिक्ट में बोर्ड होना चाहिए, अब हर जिस डिस्ट्रिक्ट में वो बोर्ड है उस डिस्ट्रिक्ट में कोई केस हुआ तो वो केस जुवेनाइल उस बोर्ड का, ऐसे उस एरिया के उस बोर्ड का जिसका जुरिस्डिक्शन लगता है वहाँ पे, उस एरिया में उसका एक्सक्लूसिवली वो वही डील करेगा, वही बोर्ड डील करेगा उस मामले से, ठीक है। द पावर कन्फर्ड ऑन द बोर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट मे ऑल्सो बी एक्सरसाइज्ड बाय, अब सिर्फ ये बोर्ड जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो हमारा है सिर्फ ये नहीं डील करेगा, और कौन कौन डील कर सकता है, हाई कोर्ट डील कर सकता है और चिल्ड्रंस कोर्ट डील कर सकता है, इसके अंडर सेक्शन 19 के अंडर, ठीक है। और ऐसा क्या क्या होगा, मान लीजिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कोई फैसला दिया आपको पसंद नहीं तो आप इसको अपील करेंगे, या आप उसको रिवाइज कराना चाहते हैं तो आप रिवीजन के लिए जाएंगे, या अदरवाइज और भी कोई मामला अगर है जो कि अपील या रिवीजन का नहीं है तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। थर्ड क्या कहता है, द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड शैल इंक्लूड, क्या क्या फंक्शन होंगे कि इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन हो, किसका इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन हो, चाइल्ड का और उसके पेरेंट्स का, अगर पेरेंट्स नहीं है तो गार्डियन का, हर स्टेप पे जो भी प्रोसीडिंग की क्या स्टेप्स हैं उसमें चाइल्ड को या उसके पेरेंट्स, चाइल्ड और उसके पेरेंट्स, या अगर पेरेंट्स नहीं है तो गार्डियन को एक इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन होना चाहिए उन लोगों का। ये इंश्योर करना कि चाइल्ड के राइट जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है, पूरे प्रोसेस में, इंक्वायरी के, आफ्टर केयर के और रिहेबिलिटेशन के, चाइल्ड के जो वो हैं राइट्स हैं वो सारे के सारे प्रोटेक्टेड हैं, ऑलराइट। सी क्या कहता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लीगल एड,
मतलब कि अगर बच्चा ऐसा है या ऐसा व्यक्ति है जिसको जो जिसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अच्छा वकील कर सके या उसको लीगल एड मिल सके, वो खुद से कर सके व्यवस्था, तो उसको लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ठीक है, जहाँ भी ऐसा नेसेसरी होगा कि किसी और जगह का मामला है तो इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हैविंग सच क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और पेमेंट सच फीस, मतलब कि उसको आप एक इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर प्रोवाइड कराएंगे। अगर मान लीजिए कि इंग्लिश में है सब कुछ, पूरी कार्रवाई हो रही है इंग्लिश में, और उसको इंग्लिश नहीं आती है, उसको हिंदी आती है, तो आप उसको ऐसा वो प्रोवाइड करवाएंगे कि भाई उसको हिंदी में समझाया जाए, सारी बातें, सारे डॉक्यूमेंट्स हिंदी में ट्रांसलेट किए जाएँ, सारी चीज, सारे का सारा जो कार्रवाई चल रही है अगर इंग्लिश में चल रही है तो हिंदी में उसको समझाया जाए। ठीक है, और भी बाकी लैंग्वेजेस के लिए भी एग्जांपल आप लोग समझ गए। प्रोबेशन ऑफिसर को, या अगर प्रोबेशन ऑफिसर नहीं है तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को हम, या सोशल वर्कर को हम एक ऐसा वो करेंगे, डायरेक्शन देंगे, डायरेक्ट करेंगे कि वो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाए। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या होती है? सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, रिपोर्ट सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या होती है? जहाँ पे बच्चे का बैकग्राउंड रहता है, क्या क्या हुआ है, और क्या क्या हुआ है उसके साथ, क्या उसका बैकग्राउंड है, कैसे लोगों के साथ वो रहता है, क्या स्थिति में रहता है, ये सारी चीज़ें, और आगे क्या कर सकते हैं उसकी रिपोर्ट। ठीक है, हम प्रोबेशन ऑफिसर को, अगर प्रोबेशन ऑफिसर नहीं है तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और सोशल वर्कर को डायरेक्ट करेंगे कि भाई आप सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दीजिए, और ये रिपोर्ट आप 15 दिन के अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज, जिस दिन से बच्चे को वहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है बोर्ड के सामने, उस दिन से 15 दिन के अंदर आप इसको बोर्ड के सामने प्रस्तुत कीजिए। एजुडिकेट एंड डिस्पोज ऑफ द केस ऑफ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 14। सेक्शन 14 हम आगे पढ़ेंगे, उसमें जैसी भी व्यवस्था दी गई है, जैसी भी प्रोसीडिंग दी गई है, उस हिसाब से एजुडिकेट कीजिए और केस को डिस्पोज कीजिए। जी क्या कहता है? ट्रांसफरिंग टू द कमिटी मैटर कंसर्निंग चाइल्ड alleged to be in conflict with law stated to be in need of care and protection at any stage, thereby recognized that a child in conflict with law can also be child in need of care simultaneously, and there is a need for the committee and the board to बी बोथ इन्वॉल्व। यानी कि कोई ऐसा सीसीएल है हमारे पास जिसको जब कार्रवाई शुरू हुई, प्रोसीडिंग शुरू हुई, हमें ये पता चला कि भाई वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ नहीं है, बल्कि वो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, यानी कि वो सीसीएल नहीं है, सीसीपी है। और या तो ऐसी कोई बात हुई, या ऐसी बात हुई कि वो सीसीएल भी है और सीसीपी भी है, यानी कि वो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ तो है ही है, बट उसको केयर और प्रोटेक्शन की भी नीड है, तो हम कमिटी को भी इन्वॉल्व कर लेंगे। क्योंकि कमिटी जो काम करती है, मैंने आप लोगों को बताया कि कमिटी यानी कि सीडब्ल्यूसी ये काम करती है सीसीपी के साथ, और सीएलसी के साथ कौन काम करता है? हमारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ठीक है, तो अगर वो सीसीएल है तब तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड काम करेगा, बट हमें पता चला कि भाई वो सीसीएल नहीं, सीसीपी है, उसको झूठा कोई उस पर, किसी ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, वो भीख मांगता है, उसको ऐसे झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई ये ड्रग्स का भी सप्लाई करता है। ठीक है, तो वो सीसीएल नहीं रहा, वो सीसीपी रहा, तो हम उसको कमेटी के सामने भेजेंगे। या भाई वो उसने गलत काम तो किया ही है, बट तो वो सीसीएल तो है ही है, बट वो चाइल्ड इन केयर ऑफ नीड एंड प्रोटेक्शन भी है, जो हमने कल पढ़ा था 214 में, उसमें जो जो भी चीज़ें दी हैं वो भी उसके साथ अप्लाई होती है, तो भी हमने कमिटी को इन्वॉल्व करेंगे, दोनों एक साथ काम करेंगे ऐसी सिचुएशन में। Disposing of the matter and passing a final order that includes an individual care plan for the child's rehabilitation, including follow up by the probation officer or district child protection unit or a member of non government organization as may be required। यानी कि जो भी फाइनल ऑर्डर होगा उसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि चाइल्ड के इंडिविजुअल केयर प्लान, यानी कि चाइल्ड का केयर कैसे हो सके, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। और हम क्या करेंगे?
ये क्यों होगा? चाइल्ड चाइल्ड के रिहेबिलिटेशन के लिए होगा, और हम फॉलो अप के लिए प्रोबेशन ऑफिसर को बोलेंगे कि भाई आप फॉलो अप करते रहें, या तो फिर हम डीसीपीयू को बोलेंगे कि आप फॉलो अप लेते रहें कि वो प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, चाइल्ड का जो केयर है वो केयर प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं। और अगर ये दोनों नहीं है तो हम एक किसी मेंबर ऑफ एनजीओ को या किसी एक सोशल वर्कर को भी ऐसा बोल सकते हैं, जैसा भी रिक्वायरमेंट रहे हमें। ठीक है। आई क्या कहता है? एक फिट पर्सन को, कौन फिट पर्सन है चाइल्ड के केयर के लिए, इसके लिए भी हम इंक्वायरी करेंगे कि भाई कौन सा व्यक्ति फिट पर्सन है, कौन सा नहीं। किसी को भी हम फिट पर्सन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। ये क्या कह रहा है? कंडक्टिंग एटलीस्ट वन इंस्पेक्शन एवरी मंथ, यानी कि जो भी रेजिडेंशियल फैसिलिटी है जहाँ पे हमने सीसीएल को रखा है, वहाँ पे महीने में एक बार हम इंस्पेक्शन करेंगे कि क्या ठीक है कि नहीं है ये उनकी व्यवस्था। ठीक है। ऑर्डर द पुलिस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट एनी सीसीएल, यानी कि एक एफआईआर दर्ज कीजिए कि भाई अगर वो सीसीएल है, वो खुद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ के साथ है, बट उसके साथ भी किसी ने कोई ऑफेंस किया है, तो आप उसके बार आप एफआईआर रजिस्टर करेंगे उस व्यक्ति के खिलाफ, या कोई अगर अननोन है तो उसके खिलाफ एज द केस में भी। ठीक है। और हम सीसीपी के लिए भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दायर करेंगे, एनी चाइल्ड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है। अगर उनके साथ कोई ऑफेंस होता है तो, क्या हुआ हुआ है पहले से, तो कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ जेल मेंट फॉर एडल्ट्स, यानी कि जो एडल्ट्स के लिए जेल बनी है उनका भी रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे कि भाई कहीं वहाँ पे किसी बच्चे को तो नहीं रख दिया गया। एडल्ट्स की जेल है और वहाँ पे कोई बच्चा तो नहीं है, इसके लिए हम जो जेल मेंट फॉर एडल्ट्स है उनका भी रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है। या कोई ऐसा अदर फंक्शन जो कि प्रिस्क्राइब किया जाए, किसके द्वारा? किसी के भी द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? 4 और 8 हो गया, आइए 5 6 पढ़ते हैं। प्लेसमेंट, कहाँ हम प्लेस करेंगे? प्लेसमेंट ऑफ पर्सन हु सीजेस टू बी अ चाइल्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, यानी कि जब इंक्वायरी चल रही है तो वो 18 साल से ऊपर का हो गया, तो क्या करेंगे? वेयर एन इंक्वायरी हैज बीन इनिशिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी चाइल्ड अंडर दिस एक्ट एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सच इंक्वायरी द चाइल्ड कंप्लीटेड एज ऑफ 18 ईयर्स, इंक्वायरी चल रही है और वो 18 साल का हो गया, then notwithstanding anything contained in this act or in any other law for the time being enforced, the inquiry may be continued by the board and order may be passed in respect of such person as if such person had continued to be a child, यानी कि वो 18 साल से ऊपर का हो गया, बट जब इंक्वायरी शुरू हुई थी तब वो 18 साल से कम का था, इंक्वायरी चलते चलते वो 18 साल से ज़्यादा का हो गया, लेकिन हम तब भी उसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे कि वो एक बच्चा है। ठीक है। 18 साल से कम उम्र का है, क्योंकि उसने ऑफेंस कब किया था? जब वो 18 साल से कम का था। प्लेसमेंट ऑफ पर्सन हु कमिटेड एन ऑफेंस व्हेन पर्सन वाज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है। ऑब्वियसली तभी तो वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने आया है। एनी पर्सन हु हैज़ completed 18 years of age and is apprehended for committing an offence when he was below the age of 18 years, then such person shall, subject to the provision of this section, be treated as child ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, यानी कि उसको भी चाइल्ड की तरह, उसने ऑफेंस किया जब वो 18 साल का था, 18 साल से कम का था, बट उसको जब उसका प्रोसेस शुरू हुआ, इंक्वायरी शुरू हुई, जब वो अप्रीहेंड हुआ तब वो 18 साल से ऊपर का था, लेकिन चूंकि उसने ऑफेंस तब किया जब वो 18 साल से कम का था, तो हम उसे अभी भी चाइल्ड ही मानेंगे। ठीक है। ये क्या कहता है? द पर्सन रिफर टू इन सबसेक्शन 1 इफ नॉट रिलीज्ड ऑन बेल बाय द बोर्ड शैल बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ सेफ्टी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। पहले तो हम बेल दे देंगे भाई उसको, बट अगर ऐसी सिचुएशन, जो कि हम आगे के सेक्शंस में पढ़ेंगे कि कब बेल नहीं देंगे हम उसको, बट अगर ऐसी सिचुएशन आई कि उसको हम बेल नहीं दे सकते तो उसको हम कहाँ रखेंगे? प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखेंगे। ठीक है। द पर्सन रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी ट्रीटेड एज पर प्रोसीजर स्पेसिफाइड अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ऑब्वियसली।
पानी पी लेते हैं। ऑल राइट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेकिन पानी पीना जरूरी है ना। प्रोसीजर इन रिलेशन टू द बोर्ड, ठीक है। The board shall meet at such time and shall observe such rules in regards to the transaction of business at its meeting as may be prescribed, and shall ensure that all procedure are child friendly and that the venue is not intimidating to the child and does not resemble as regular court। यानी कि जैसा भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा वैसे बोर्ड मिलेगी, बोर्ड की मीटिंग तब होगी जिस तरह से प्रेस्क्रिप्शन है उस तरह से होगी, बट उसको ध्यान क्या रखना है कि जो प्रोसीजर है वो चाइल्ड फ्रेंडली हो, और जो सेटिंग है जहाँ पे भी चाइल्ड को बुलाया जा रहा है, जहाँ पे भी ये प्रोसीजर चल रहा है, वो इंटिमिडेटिंग ना हो, नॉट इंटिमिडेटिंग टू द चाइल्ड, बच्चे के लिए इंटिमिडेटिंग ना हो और रेगुलर कोर्ट की तरह ना लगे बच्चों को, डू नॉट रिजेंबल एज रेगुलर कोर्ट। अगर बच्चे को किसी एक इंडिविजुअल, 3 मेंबर हमारे पास थे, उनमें से किसी एक इंडिविजुअल मेंबर के सामने भी हम पेश कर सकते हैं। A board may act notwithstanding the absence of any member of the board, and no order passed by the board shall be invalid by the reason only of the absence of any member during at any stage of the proceeding। यानी कि कोई 3 मेंबर हैं हमारे पास, उसमें से एक मेंबर गायब हो गया तो 2 मेंबर बचे। अब इन 2 मेंबर्स ने जो प्रोसीडिंग की और उस प्रोसीडिंग में जो ऑर्डर पास किया उसको भी वैलिड माना जाएगा। हम ये ग्राउंड नहीं ले सकते कि कोई एक मेंबर नहीं मौजूद था, बट प्रोवाइजो क्या कहता है कि एक मेंबर का वहाँ पे रहना ज़रूरी है। एटलीस्ट 2 मेंबर्स इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का होना वहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि लॉ का ज्ञाता वही है, ठीक है। तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का वहाँ पे होना ज़रूरी है फाइनल डिस्पोजल के लिए। अगर प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट नहीं है तो फाइनल डिस्पोजल नहीं होगा। और ये किस हिसाब से होगा? सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 के हिसाब से, ठीक है। यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का होना जरूरी है, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द मेंबर, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो मेजॉरिटी की बात मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मेजॉरिटी नहीं बन रही है तो ओपिनियन ऑफ द प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट प्रिवेल करेगा, ठीक है। एक तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का होना ज़रूरी है, बट प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया ऑर्डर में तो मेजॉरिटी से माना जाएगा, 2-1 के ऑर्डर से मान लिया जाएगा। बट अगर कोई मेजॉरिटी भी नहीं है, यानी कि 2 ही मेंबर आए हैं, एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का एक फैसला है और दूसरा जो मेंबर है सोशल वर्कर है उसका दूसरा फैसला है, तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का फैसला माना जाएगा, ठीक है। आइए 9th पढ़ते हैं हम लोग। Procedure to be followed by a magistrate who has not been empowered अंडर दिस एक्ट, ऐसे मजिस्ट्रेट का क्या है जो कि एम्पावर नहीं किया गया है इस एक्ट के द्वारा। तो व्हेन अ मजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ द बोर्ड अंडर दिस एक्ट इज ऑफ द ओपिनियन that the person alleged to have committed the offence and brought before him is a child, he shall without any delay record such opinion and forward the child immediately along with the record of such proceeding to the board having jurisdiction। यानी कि किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के पास मामला गया, कोई एक अपराधी ने अपराध किया, उसको मजिस्ट्रेट के सामने आपने पेश किया, मजिस्ट्रेट ने जब देखा पहली बार, उसको पता चला कि भाई ये तो जुवेनाइल है, ये तो 18 साल से कम का है, तो वो क्या करेगा? विदाउट एनी डिले वो अपने ओपिनियन को रिकॉर्ड करेगा और फॉरवर्ड कर देगा ऐसे चाइल्ड को इमीडिएटली बोर्ड के पास, बोर्ड के सामने जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, जेजेबी के पास, ठीक है। इन केस अ पर्सन एलिज्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस claims before a court other than the board that the person is a child or was a child on the date of commission of the offense or is
or if the court itself is of the opinion that the person was a child on the date of commission of the offence, the said court shall make an inquiry, take such evidence as may be necessary but not an affidavit, to determine the age of such person, and shall record a finding on the matter stating the age of पर्सन एज नियरली एज पॉसिबल। यानी कि बच्चा गया, उसको पेश किया गया कि भाई ये 20 साल का है, इसने ऑफेंस कमिट किया है, इसको आप इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, और वो जाके वहाँ पे कह रहे हैं नहीं मैं तो 18 साल से कम का हूँ, तो आप इंक्वायरी करेंगे, आप ऐसे एविडेंस लेंगे, बट वो एविडेंस क्या नहीं होना चाहिए, नॉट एन एफिडेविट। इसको ध्यान दीजिएगा, ये पूछ सकता है कि कैसे एविडेंस लेंगे, और वो उन एविडेंस में क्या क्या नहीं होना चाहिए, रिटर्न नहीं होना चाहिए, ओरल नहीं होना चाहिए, या डिजिटल नहीं होना चाहिए, या एक एफिडेविट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, एफिडेविट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा रिकॉर्ड करेंगे, और उस बच्चे को मतलब कि जितना नियरली उसकी एज हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसको हम डिटरमाइन करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। प्रोवाइजो क्या कहता है, that such a claim may be raised before any court, and it shall be recognized at any stage even after the final disposal of the case, and such a claim shall be determined in accordance with the provision contained in this act and the rules made thereunder, even if the person has ceased to be a child on or before the date of commencement of this act। यानी कि फाइनल डिस्पोजल के समय भी अगर उसने ये कह दिया कि मैं 18 साल से कम का था जब ये एक्ट हुआ, या मैं अभी भी 18 साल से कम का हूँ, तो हम इस चीज़ को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगला क्या कहता है, 3. If the court finds that a person has committed an offence and was a child on the date of commission of such offence, it shall forward the child to the board for passing appropriate order, and the sentence, if any passed by the court, shall be deemed to have no effect। यानी कि फाइनल डिस्पोजल हो गया था, और बच्चे ने उसने बोला कि मैं तो 18 साल से कम का था जब मैंने क्राइम कमिट किया, तो इंक्वायरी होगी, और ये जब पता चल गया कि वो 18 साल से कम का था, तो इसको फॉरवर्ड कर देंगे बोर्ड के पास, और जब बोर्ड के पास जाएगा तो जो भी फाइनल ऑर्डर हमने पास किया था वो कोई इफेक्ट नहीं रखेगा, या अगर फाइनल डिस्पोजल से पहले भी है तो भी हम फॉरवर्ड कर देंगे वो बोर्ड के पास, और बोर्ड अप्रोप्रिएट सेंटेंस प्रोवाइड करेगा या अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग करेगा, ठीक है। फोर्थ क्या कहता है, in case a person under this act is required to be kept in protective custody while the person's claim of being a child is being inquired into, such person may be placed in the इंटरवीनिंग पीरियड इन अ प्लेस ऑफ सेफ्टी। यानी कि जब उसका ये क्लेम कि वो अभी वो एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, या अभी भी जब इंक्वायरी चल रही है, तो वो 18 साल से कम का है, ऐसा हुआ तो उसको कहाँ रखेंगे हम, जब तक ये इंक्वायरी ना हो, प्लेस ऑफ सेफ्टी में। ऑलराइट, तो हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 करते हैं हम। ऑलराइट, चैप्टर 4, प्रोसीजर इन रिलेशन ऑफ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। 10वां क्या कहता है, apprehension of child alleged to be in conflict with law, as soon as a child alleged to be in conflict with law is apprehended by the police, such child shall be placed under the charge of a special juvenile police unit or designated child welfare police officer। यानी कि आपने किसी को गिरफ्तार किया किसी ऑफेंस के लिए, पता चला कि 18 साल से कम का है, तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के पास उसको हम दे देंगे, और वो 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने यानी कि बोर्ड के सामने पेश करेगा। बोर्ड के सामने पेश करेगा 24 घंटे के अंदर, और वो 24 घंटे में से टाइम ऑफ ट्रेवल को एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी, ठीक है। Provided that in no case a child alleged to be in conflict with law shall be placed in पुलिस लॉकअप और लॉज्ड इन जेल। यानी कि ऐसा कोई भी केस नहीं हो सकता है कि उस बच्चे को पुलिस लॉकअप में डाल दिया जाए या उसको जेल में भेज दिया जाए। 10th क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे रूल बनाने चाहिए, बनाएगा, जैसा कि टू प्रोवाइड फॉर पर्सन थ्रू हुम, यानी कि अगर स्टेट, एक तो ये हो गया कि भाई चाइल्ड वेलफेयर पुलिस के द्वारा, या तो फिर
स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के द्वारा बच्चे को मजिस्ट्रेट बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा, या अगर पुलिस पकड़ लेती है तो उसके द्वारा। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो कोई ऐसा भी व्यक्ति, ऐसे भी पर्सन को लॉ के द्वारा बना सकती है, रिकॉग्नाइज करवा सकती है कि जिसको पुलिस हैंड ओवर करे, अगर इन दोनों के सिवा किसी और को स्टेट गवर्नमेंट को लगता है। और ऐसे मैनर में, ऐसा मैनर भी बता सकती है कि किस मैनर में उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाए या बोर्ड के सामने पेश किया जाए। ठीक है। 11वां, रोल ऑफ पर्सन उन हुज चार्ज चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज प्लेस्ड, यानी कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ जब किसी व्यक्ति के चार्ज में प्लेस किया जाए तो उसका व्यवहार उसके साथ कैसा होना चाहिए, ऐसा कि वो बच्चे का खुद पेरेंट है और उसको बच्चे की मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए। provided that the child shall continue in such person's charge for the period stated by the board, notwithstanding that the said child is claimed by the person or any other person, except when the board is of the opinion that the parent or any other person are fit to exercise charge over the child। यानी कि प्रोविजो क्या कह रहा है कि ऐसे पर्सन जिसका चार्ज दिया गया बोर्ड के द्वारा चाइल्ड का, उसके साथ बच्चा तब तक रहेगा जब तक बोर्ड कहे। अगर बोर्ड ये डिसाइड करता है कि उसका पेरेंट या गार्डियन फिट है, तभी सिर्फ वो पेरेंट या गार्डियन के साथ रह सकता है, अदरवाइज जिस व्यक्ति को बोर्ड कहेगा उसके साथ रहेगा वो। ठीक है। बेल टू अ पर्सन हु इज अपरेंटली अ चाइल्ड एलिज टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, बेल दे देंगे हम उसको भाई। कहाँ लिखा है, appear before such person shall notwithstanding be released on bail with or without surety or placed under the supervision of a probation officer or under the care of any fit person। यानी कि हम उसे बेल दे देंगे, या अगर श्योरिटी हो मिले या ना मिले हम उसे बेल दे देंगे। अगर बेल नहीं दे रहे हैं तो उसे प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन में रखेंगे। प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज, प्रोवाइजो हमारा क्या कह रहा है कि कब ऐसा पर्सन रिलीज नहीं किया जाएगा, जब हमें ऐसा मतलब ऐसा एप्रीहेंशन है कि वो नॉन क्रिमिनल्स के प्रभाव में आ जाएगा, या पर्सन ऑफ एक्सपोज टू द पर्सन, जो कि उसको मोरल, फिजिकल या साइकोलॉजिकल डेंजर प्रोवाइड कर सकते हैं, किसको, उस बच्चे को। ठीक है। और द पर्सन रिलीज वुड डिफीट द एंड ऑफ जस्टिस, यानी कि अगर उस बच्चे को हम रिलीज कर देते हैं तो जस्टिस जो है वो नहीं हो पाएगा, और ऐसे केस में जो बोर्ड है वो डिनाई कर सकता है बेल को। ठीक है। बट उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्या, किस लिए वो डिनाई कर रहा है। When such person having been apprehended is not released on bail under subsection 1 by the officer in charge of the police station, such officer shall cause the person to be kept only in the observation home or a place of safety, as the case may be, in such manner as may be prescribed until the person can be brought before the board। यानी कि बेल पे रिलीज नहीं हुआ तो ऐसे व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन होम में, ऐसे बच्चे को ऑब्जर्वेशन होम में या प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा जब तक कि उसको बोर्ड के सामने पेश नहीं किया जाता। ऑलराइट। थर्ड क्या कहता है, वन सच पर्सन इज नॉट रिलीज्ड ऑन बेल अंडर सबसेक्शन 1 बाय द बोर्ड, इट शैल मेक एन ऑर्डर सेंडिंग हिम टू एन ऑब्जर्वेशन होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी एज द केस मे बी फॉर सच पीरियड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द इंक्वायरी। यानी कि बोर्ड ने अगर उसको बेल नहीं दिया तो ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी में जाएगा जब तक कि इंक्वायरी पेंडिंग है। ठीक है। व्हेन अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज अनेबल टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ द बेल ऑर्डर विद इन 7 days, अगर 7 दिन के अंदर उसने बेल ऑर्डर की जो भी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं की तो वो बोर्ड के सामने फिर से जाएगा मॉडिफाई करवाने के लिए। अब इस सेक्शन में हमें ध्यान देना है कि जो हमारा सबसेक्शन 1 है, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं सबसेक्शन 1 से और सबसेक्शन 4 से आते हैं। ठीक है। सबसेक्शन 4 में क्या पूछ लेता है कि कितने दिन में अगर वो उसने कंडीशन पूरी नहीं की तो वो बोर्ड के सामने जाएगा मॉडिफाई करवाने, तो हम कहेंगे कि 7 दिन के अंदर, 7 दिन में अगर उसने बेल की कंडीशन पूरी नहीं की तो वो बोर्ड के सामने जाके मॉडिफाई करवा सकता है। अब भाई ये सब हो गया,
इन्फॉर्म करिए भाई अब उसके पेरेंट और गार्डियन को। इन्फॉर्म क्या करेंगे हम कि वेयर अ चाइल्ड alleged टू बी इन conflict with law is apprehended, the officer designated as child welfare officer of the police station or the special juvenile police unit to which the child is brought shall, as soon as possible after apprehension of the child, inform the parent or guardian of such child if they can be found, and direct them to be present at the board before which child is produced। यानी कि उनके माता पिता या गार्डियन को बताइए और उनको कहिए कि आप बोर्ड के सामने आइए भाई, जहाँ पे चाइल्ड को पेश किया जाता है। या तो प्रोबेशन ऑफिसर, अगर प्रोबेशन ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, वो क्या करेंगे, वो फॉर प्रिपरेशन एंड सबमिशन विद इन 2 वीक्स टू द बोर्ड सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएंगे। यानी कि ऊपर भी इसने कहा था कि प्रोबेशन ऑफिसर बनाएगा, अगर प्रोबेशन ऑफिसर मौजूद नहीं है तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर या कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा अदर सोशल वर्कर, वो क्या करेगा, चाइल्ड वेलफेयर रिपोर्ट बनाएगा। चाइल्ड वेलफेयर रिपोर्ट में क्या रहता है, एंटीसीडेंट एंड फैमिली बैकग्राउंड होता है, यानी कि क्या 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 फैमिली बैकग्राउंड है, किस कंडीशन में बच्चा था और आगे क्या सजेशन दिया जा सकता है तो उसके वेलफेयर के लिए। जहाँ पे रिलीज कर दिया गया चाइल्ड को, वो तो प्रोबेशन ऑफिसर या चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर क्या करेगा, बोर्ड को इन्फॉर्म करेगा। बेल दे दी गई तो इन्फॉर्म कीजिए आप, ठीक है। चलिए यहीं तक पढ़ते हैं क्योंकि अब बजरंग जी की लाइव होगी। आगे 14 से 26 हम कल कंप्लीट कर देंगे। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।